हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। और इसमें हमने रासायनिक गुणों में कुछ चीज़ों को देख लिया था और हमको यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे। और इसके बाद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धातुओं एवं अधातुएँ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, जैसे भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। ठीक है, और बाकी के 3, 4 और 5 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, तो इनके उत्तर हम बारी बारी से यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखो, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ध्यान से समझिएगा और अपने साथ पेन पेपर भी लेते चलना, ताकि इसका आंसर आसानी से हम लोग लिखते चलें। देखो, यहाँ कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। मैंने सोडियम के बारे में बताया था कि सोडियम बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाएगा तो वो इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण से रिएक्शन करके वो बम्बार्डमेंट करना शुरू कर देगा, जिससे उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ सकती है। तो उसी से बचाने के लिए हमको क्या करते हैं, सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, विशेष रूप से ऑक्सीजन और पानी के साथ। यदि इसे हवा या नमी के संपर्क में लाया जाए तो यह तीव्र प्रतिक्रिया करता है, जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यह प्रतिक्रिया आग या विस्फोट का कारण बन सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, जो एक गैर क्रियाशील माध्यम है और इसे हवा और नमी से अलग करता है। यही कारण है, ताकि रिएक्शन ना हो सके, उससे प्रिवेंट यानी कि बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। दूसरा है, कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, जैसे भाप के साथ आयरन का और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। ठीक है, तो इसको भी बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, कह रहा है कि लोहे की भाप के साथ क्रिया। तो लोहे के लिए हम क्या करते हैं, Fe यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी भाप के साथ अब क्रिया, देखो भाप हो, गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, ठीक है, उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, H2O यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो है तो पानी ही ना। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि Fe आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि FeO बनाता है। ठीक है, लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी Fe3O4। यहाँ पे ये रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए इसको मैं यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी अम्ल भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है, यानी कि H2 गैस यहाँ से निकलेगा। अब बात आती है बैलेंस करने की। तो देखो, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, तो यहाँ लगा लेंगे 3। यहाँ ऑक्सीजन आपको 4 दिख रहा है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 दिख रहा है, तो इसलिए बाहर क्या लगा देंगे, 4। अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8, बट यहाँ हाइड्रोजन 2 ही दिख रहा है, तो इसके बाहर क्या लगा देंगे, 4। तो ये हमारा हो गया बैलेंस रिएक्शन। और यही है जब लोहे की भाप के साथ प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लौह ऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड Fe3O4, और साथ ही साथ क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसके लिए ये अभिक्रिया हम लोग लिखेंगे। दूसरा है, कह रहा है कि कैल्शियम की पानी के साथ प्रतिक्रिया होगा तो क्या होगा, और फिर कह रहा है कि पोटेशियम की पानी के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। तो देखो, कैल्शियम जब भी पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Ca, और पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है यानी कि H2O, इसके साथ बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, और साथ ही साथ इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कि H2। ठीक है, अब बात आती है बैलेंस करने की। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसलिए बाहर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो यानी 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी देखोगे तो 4 हाइड्रोजन है, यानी कि अब ये अभिक्रिया जो है वो बैलेंस हो गया है। तो ये हम क्या कर देंगे, कैल्शियम की पानी के साथ अभिक्रिया। फिर कह रहा है कि पोटेशियम की पानी के साथ अभिक्रिया। तो देखो, पोटेशियम पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यह प्रतिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊष्मा उससे निकलती है और हाइड्रोजन गैस को जला सकती है।
तो इसके लिए क्या रिएक्शन लिखेंगे, चूँकि पोटेशियम है तो इसलिए K लिखेंगे और पानी के साथ अभिक्रिया हो रही है यानी कि H2O लिखेंगे। क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा यानी कि H2। अब बैलेंस करने के बारे में बात हो रही है तो यहाँ देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गया। बट यहाँ अभी कितना हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है। अगर हम यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो देखा जाए तो 3 और 2 में क्या कॉमन होता है, 6 हम बनाना चाहें तो इसमें 3 से गुणा करके, इसमें 2 से गुणा करके हम बना सकते हैं, यानी कि इधर करेंगे 3। तो 3 जैसे करोगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमको 3 चाहिए। अब जैसे ही यहाँ 3 लगाया तो हमारा पोटेशियम 3 हो गया, तो इसलिए पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम 3 है, पोटेशियम 3 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 और 2 5 है। तो हाइड्रोजन को 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 2 5। अगर हम इसको हाफ अमाउंट कर देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हाफ क्यों करेंगे। तो पोटेशियम के लिए हम K इस्तेमाल करते हैं और जल के लिए H2O इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और साथ ही साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ तो 4 हो गया। बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पोटेशियम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 2 6 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 और 4 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 4 पोटेशियम 4 पोटेशियम। तो ये हमारा पोटेशियम भी बैलेंस हो गया है। तो ये था हमारा पोटेशियम की पानी के साथ अभिक्रिया। तो याद रखना है, पोटेशियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इससे हाइड्रोजन गैस भी बनती है और ये हाइड्रोजन को क्या करता है, जला सकता है। फिर ऐसे ही जब हमने लोहे को गर्म किया था तो क्या बना था, फिर आयरन ऑक्साइड बनाया था, Fe3O4 बनाया था। कैल्शियम का पानी के साथ अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे वाले पोर्शन में इतना पार्ट कट गया, इसके लिए मैं इसको यहाँ पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्नलिखित विलयन में डाला गया है। इससे प्राप्त परिणामों को निम्नलिखित प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। जैसे हमारे पास धातु A है, इसको हम आयरन सल्फेट में डालते हैं, तो आयरन सल्फेट में डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, फिर कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ये क्या करता है, विस्थापित कर देता है। फिर जिंक सल्फेट में डालते हैं तो इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन अगर धातु बी को डालते हैं तो ये आयरन सल्फेट को विस्थापित कर देता है। फिर यहाँ से कॉपर सल्फेट में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यहाँ भी जिंक सल्फेट में कोई नहीं होता अभिक्रिया, यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऐसे सी में डालते हैं कॉपर आयरन सल्फेट में तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। फिर आयरन सल्फेट में डालते हैं यहाँ भी कोई अभिक्रिया नहीं होती। जिंक सल्फेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती, सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर देता है। ऐसे ही जब डी को डालते हैं तो आयरन सल्फेट में कोई अभिक्रिया नहीं होती और कॉपर सल्फेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती, जिंक सल्फेट में कोई अभिक्रिया नहीं होती और सिल्वर नाइट्रेट में भी कोई अभिक्रिया नहीं होती। फिर कह रहा है कि इन सारणी का उपयोग करके धातु ए बी सी डी के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, कोई भी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील तब होती है जब वो किसी दूसरे धातु को विस्थापित करना शुरू कर देता है। ठीक है, और विस्थापन का क्या है, यहाँ पे आप देख सकते होगे ए जो है ये कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो हमने
सक्रियता श्रेणी हमने ऊपर बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। फिर कह रहा है कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, यहाँ पे बताना है। फिर ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जब इसका आंसर दे दोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा ना कौन ज़्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है। उसके आधार पे सक्रियता श्रेणी आप बता सकते हो किसके क्रम में, घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय को ऊपर रखना है, उसके बाद कम सक्रिय को नीचे रखना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे देते चलता हूँ। देखो उसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। देखो धातु बी के बारे में बताया गया है कि ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्यों? क्योंकि ये आयरन सल्फेट जो था, ठीक है, और कॉपर सल्फेट, इन दोनों में विस्थापन अभिक्रिया दिखाती है। आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट कैसे, तो जो हमने तालिका दिखाया था ना, उस तालिका के बेसिस पे ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे जो बी है आयरन सल्फेट को विस्थापित किया है और कॉपर सल्फेट को भी क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये विस्थापित करेगा इसको, विस्थापन, ठीक है। अब चूंकि दो चीज़ों को विस्थापन कर रहा है तो इसलिए सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन हो जाएगा, हमारा बी। देखो यहाँ दिया ना, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट को क्या करता है, ये विस्थापित कर देता है। इसका मतलब ये है कि धातु बी लोहे और तांबे को विस्थापित कर सकता है। ध्यान देना है, धातु बी जो है वो लोहा और तांबा दोनों को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। अब कह रहा है कि यदि धातु बी को कॉपर सल्फेट में घोल में डाला जाए तो क्या होगा, ये दूसरा प्रश्न था। देखो धातु बी को जब कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा, चूंकि ये कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, तो कॉपर के जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो बी सल्फेट बना लेगा, ठीक है। डाला जाए तो यह तांबे को विस्थापित कर देगा, यानी कि कॉपर को विस्थापित करके बी सल्फेट बना लेगा, ठीक है। ये हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ाया था। और तांबा धातु के रूप में जम जाएगा, तांबा क्या होगा, जम जाएगा धातु के रूप में। कॉपर सल्फेट के नीले घोल का रंग फीका पड़ जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट का रंग मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो नीला होता है, इसका रंग फीका हो जाएगा क्योंकि तांबा क्या हो रहा है, उसमें से जम जा रहा है। अगला इसके लिए अभिक्रिया क्या देंगे, हमने जैसे बी लिया, कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं तो बी क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ये सॉलिड के रूप में जम जाएगा, ठीक है। और बी यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा, बी सल्फेट बन जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। इसका प्रश्न 3 था कि ए बी सी को घटते हुए अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो हमको पता है बी जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो सबसे ऊपर ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ए आएगा क्योंकि तांबे को विस्थापित कर सकता है लेकिन लोहे को नहीं। ध्यान देना है, जो हमने चार्ट देखा था उसमें देखा था ये तांबे को विस्थापित कर रहा है लेकिन लोहे को विस्थापित नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए जो लोहे को विस्थापित करेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद उसके नीचे वाला रहेगा। डी कह रहा है कि चांदी को, सिल्वर को विस्थापित कर, सिल्वर नाइट्रेट था ना, सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर रहा है इसलिए डी उसके ऊपर रहेगा, और चूंकि ये तांबा और लोहे को विस्थापित नहीं कर रहा है इसलिए इनके नीचे होगा। फिर सी कह रहा है कि कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं देखा था, आपने देखा था तीनों में दे रहा था कि कोई विस्थापन नहीं होगा, इसीलिए सबसे कम क्रियाशील होगा, इसीलिए इसको घटते क्रम में लिखोगे तो बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स में आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। चलो अगला हमारा क्वेश्चन था, कह रहा है कि जब किसी अभिक्रियाशील धातु में पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पतला कहने का मतलब है इसमें आप तनु लिख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। जब लोहे को पतले H2SO4 यानी कि पतले की जगह आप तनु का इस्तेमाल कर सकते हैं, तनु H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। ये हमारा प्रश्न संख्या 4 था, ठीक है, यही प्रश्न था। अब इसको लिखना है तो हमने कहा है कि जब किसी अभिक्रियाशील धातु में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल ही तो है। अब धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा हमारा, उसका सल्फेट यानी लवण बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ये दिमाग में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लोहे को रिएक्शन कराते हैं, तो Fe हमने ले लिया, उसको H2SO4 में, तनु H2SO4 में डालना है, तो लोहा क्या करेगा, इसमें से
हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और खुद बना लेगा फेरस सल्फेट और साथ ही साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो ये हमारा रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि दिखा है ना रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब ये हमको पता चल गया है कि लोहा फेरस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके संबंधित लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब अभिक्रियाशील धातु में पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, लोहे और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 4 का ये था हमारा आंसर। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 है, जिंक को आयरन सल्फेट, जिंक को ही जस्ता कहते हैं, इसमें सल्फेट के घोल में डाला जाए तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसे लिखिए। तो देखो, जब हम जिंक को यानी कि जस्ता को, लोहे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये लोहा से अधिक क्रियाशील कौन होता है, जिंक यानी कि जस्ता, इसलिए आयरन सल्फेट में लोहे को विस्थापित कर देगा जिससे जिंक सल्फेट बनेगा। कैसे, आपको पता है ना कि अभिक्रियाशीलता में जिंक सबसे ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, आयरन को यहाँ से हटा देगा, तो आयरन सॉलिड के रूप में मिल जाएगा और खुद क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट। इसका रीज़न आप लिखोगे कि जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, किससे, आयरन के कंपैरिजन में, इसलिए इसके सल्फेट के विलयन से इसको क्या करेगा, विस्थापित करके इसको सॉलिड के रूप में दे देगा और खुद बना लेगा जिंक सल्फेट। इस अभिक्रिया के दौरान घोल का रंग भी बदल जाएगा, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा था, प्रश्न संख्या 3 में, क्योंकि लोहे का जमा होगा और जिंक सल्फेट बनेगा। तो इसका जो कलर था, ये कलर भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से आयरन तो निकल गया है ऑलरेडी, लोहा निकल गया है। ठीक है, अब ये सारा प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसको एक्सप्लेन करो। देखो, हमने पहले भी क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ रखा है कि कोई भी धातु या अधातु कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करता है। बेसिकली कोई भी जो तत्व होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे हमको पता है सोडियम के पास अगर परमाणु क्रमांक देखें 11 होता है। 11 कहने का मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 11 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 11 होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है और नाभिक के बाहर जो होते हैं वो कोश होते हैं। नाभिक के बाहर क्या होता है, ये सब क्या है, कोश हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बैठा होता है। ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं तो उनकी जगह खाली हो जाती है। उनका जगह लेने के लिए किसी दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ के अभिक्रिया करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्शन कराएंगे। अब देखो, संयोजक कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। संयोजकता क्या होता है, जैसे मान लो इसका नाम देते हैं, जैसे ये हमारा नाभिक है ना, नाभिक के बाहर पहला कोश होता है, उसको के नाम देते हैं, फिर यल, उसके बाद आता है यम, उसके बाद आता है यन। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यम में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एन में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन यल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और यम में भी पहले हम 8 को पूरा करेंगे और यन में भी पहले 8 को पूरा करेंगे। इसी को कहते हैं अष्टक रूल, ऑक्टेट रूल, अष्टक रूल। तो जैसे ही ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा ना, इसकी संयोजकता पूर्ण हो जाएगी और ये ज़्यादा स्थिर हो जाएगा। और कोई भी तत्व या फिर परमाणु प्राकृतिक में स्थिर होने की कोशिश करता है और जो स्थिर होता है वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता, उसी को हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। और कोई भी उत्कृष्ट गैस उसके जो बाहरी सेल यानी कि बाहरी कक्षा हैं, बाहरी कोश हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंप्लीट होती है, यानी ऑक्टेट वो कंप्लीट रखता है, इसलिए वो दूसरे से रिएक्शन नहीं करता है। कह रहा है कि हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। जैसे हमारा ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यानी कि उसकी संयोजकता पूर्ण हो गई है। अगर मान लो जैसे इसके पास 7 होता तो 1 की कमी है ना, तो इसको अपना बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं।
अब आगे कह रहा है कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको समझने के लिए हम वापस से चलते हैं अपने इस टेबल की तरफ। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ हमारे तत्व दिए गए हैं। उन तत्वों के नाम जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, नियान हो गया, आर्गन हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ सोडियम के बारे में बात हो रही है और वापस से हम क्लोरीन के बारे में बात करेंगे। देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें उसके पास प्रोटॉन होते हैं और उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कोश में होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं। अब देखो, इनको व्यवस्थित करना है तो 11 को बांटना है तो हम पहले के में बांटेंगे। के में अधिकतम 2 सकता है, फिर यल में बांटेंगे, यल 8 हो सकता है, तो 8 2 10 हुआ, 1 बचा तो ये चला जाएगा एम में। इसीलिए यहाँ लिखा गया है के यल एम एन, ठीक है। तो 2 8 और 1 होगा। अब देखो, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब ये अष्टक तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब देखो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 प्रोसेस है। अगर 8 का आधा 4, अगर 4 से कम हुआ तो ये कहेगा कि इससे अच्छा है कि मैं अपना निकाल देता हूँ, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी कोश में भरने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बताओ, अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसलिए क्या करेगा, वो त्याग देगा। लेकिन अगर यहीं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता तो अब कितने की ज़रूरत है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 ही ज़रूरत है। तो 5 देने से अच्छा है 3 ले ले, इसलिए वो क्या करता है, कोई भी एटम 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहाँ पर अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो 7 लेने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये खुद छोड़ देता है। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, कौन ज़्यादा हो गया? प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। और जैसे ही प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो जो हमारा सोडियम है उसका बिहेवियर कैसे होगा? धनायन की तरह होगा, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, हमारा धनायन होता है। तो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैसा बिहेव करता है? धनायन की तरह बिहेव करता है। इसीलिए हम सोडियम के ऊपर लिखते हैं Na+। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्लोरीन के पास। देखो, क्लोरीन के पास जो हमारा है वो है 17। परमाणु क्रमांक कितना है? 17। इसके पास प्रोटॉन भी 17 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 17 हैं। अब इसको के एल एम के अनुसार व्यवस्थित करोगे तो के में तो अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, एल में अधिकतम 8 हो सकते हैं। कितना हो गया? 18, बचा 7, तो उसको रख देंगे हम यम में। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देगा? अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 6 हो जाएगा, तभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए कहीं भी से भी तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके इसकी वैलेंसी जो है यानी कि संयोजकता है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये उत्कृष्ट गैसों की तरह बिहेव करेगा। देखो, उत्कृष्ट गैस मैंने बताया था जिसके बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ इसके पास क्या अधिक हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा। और कितना अधिक होगा? 1 अधिक होगा। इसीलिए हम क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस लगाते हैं। तो इसका बिहेवियर कैसे होगा? ऋणायन की तरह होता है, ठीक है, ऋणायन की तरह बिहेव करेगा। और सोडियम किसके तरह बिहेव करेगा? धनायन की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह हमारे पास जैसे पोटेशियम होता है 1 माइनस होता है, एल्यूमिनियम होता है इसके पास 3 माइनस होता है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। कैल्शियम के पास 2 प्लस होता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है अपना, तभी इसके पास 2 प्लस आया है, ठीक है। हीलियम, नियान, ये हमारे क्या हैं? उत्कृष्ट गैस हैं और ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश है उसमें ऑक्टेट या फिर डबलेट, देखो यहाँ 2 है ना, इसको डबलेट कहते हैं, और 8 होते हैं तो ऑक्टेट कहते हैं। तो या तो डबलेट रूल कंप्लीट है या तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस कहते हैं, ठीक है। अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। जो हमारा ऊपर वाला लाइन था इन्हीं चीज़ों को लिखा गया था जो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। देखो, यहाँ कह रहा है कि विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके पास क्या चढ़ गया? प्लस। ऐसे ही हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ही तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास चार्ज माइनस आ गया, तो ये बनाया हमारा धनायन और ये बनाया हमारा ऋणायन, ठीक है। तो ये सोडियम धनायन होता है और क्लोराइड ऋणायन होता है।
अब ये चीज़ें समझ में आ गई। अब चूंकि प्लस और माइनस आपको पता है विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, तो ये बन जाएगा Na प्लस। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ना, उसको रखा है हमने। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 हमने रखा है। एक जगह खाली है तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका जगह ले लेगा। अब जैसे ही जगह ले लेगा तो ये दोनों एक तरीके से बंध बना लेंगे और दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से जो हमारा सोडियम और क्लोरीन मिलके जो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनाते हैं, वो अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर कहता है तो आप सिंपली ये वाला लिख दोगे, आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें पूरी समझ में आ गई हैं। नहीं आई हैं तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। देखो हमने मेटल यानी कहने का मतलब है धातु, ठीक है। फिर मेटलॉइड्स, अच्छा यहाँ पे है अधातु। मेटलॉइड्स कहने का मतलब है जो धातु अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहाँ से ये जो तत्व है ना, ये सब के सब हमारे अधातु हैं, ठीक है। और इसके बगल वाला ये जो आपको बैगनी कलर का दिख रहा है, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे धातु हैं। और ये जो बीच के ये जो है ना, ये दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखना है, ये जो है हमारा जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, UuO, ये हमारे उत्कृष्ट गैस हैं। इनका आपको नाम याद रखना है, उत्कृष्ट गैस हैं ये, ठीक है। ये क्या है, उत्कृष्ट गैस हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और पीरियाडिक टेबल तो हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक बार अच्छे से इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, डाउनलोड भी कर सकते हो और बढ़िया से इसको स्टडी कर लेना, कौन सा हमारा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। क्लियर है, चलते हैं आगे। देखो अब कह रहा है कि एक और आयनिक यौगिक जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करो। तो देखो मैग्नीशियम के पास अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 12 होता है। 12 कहने का मतलब है 12 प्रोटॉन भी होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो K में आएगा हमारा 2, फिर L में आएगा 8, तो 8 2 10 हुआ। M के बाद तब कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। तो 8 का आधा कितना होता है, 4। तो हमने कहा था जब 4 से कम होगा तो ये क्या करेगा, त्याग देगा, छोड़ देगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई ना, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। और कितना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। इसीलिए Mg पर क्या होता है, Mg पर 2 प्लस होता है, Mg पर 2 प्लस होता है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हो गया है। अब देखो क्लोरीन का तो आपने पहले ही समझ रखा है, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो Cl पे माइनस होगा। अब यही Mg के पास जो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो Cl है हमारा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ध्यान देना, ये बताओ Mg तो देगा 2, लेकिन क्लोरीन को चाहिए सिर्फ 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, लेकिन अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये किसको देगा, तो उसको लेने के लिए हमको एक और क्लोरीन लगाना पड़ेगा ताकि इसका एक और इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल जाए। तो इसीलिए अब ये बताओ यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए ना, 2 क्लोरीन हो गए, तो इसीलिए Mg हम 1 लगाते हैं, लेकिन क्लोरीन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो वो बन जाता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है। और चूंकि इस पे 2 वैलेंसी है तो इस पे Mg2+ और क्लोरीन पे 2 माइनस, ठीक है। या फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो Cl के नीचे चला जाता है, और चूंकि क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसीलिए Mg के नीचे हमारा 1 होता है, तो इसलिए Mg1 हो जाता है, Cl2 यहाँ 1 छुपा होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो ये बन जाता है MgCl2। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो आपको यहाँ हेडिंग डालना है, आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालना है, आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है। ये क्या होता है, तो जब किसी धातु से अधातु में
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। यानी कि जब हम धातु को अधातु से रिएक्शन कराएंगे और कोई नया यौगिक बनेगा तो जो यौगिक बनेगा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजी यौगिक। अच्छा, वैद्युत नाम क्यों आया है? आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से करंट बनता है यानी विद्युत बनता है, इसीलिए चूंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाके बंध बना रहे हैं इसीलिए उसको हम कहते हैं वैद्युत। और चूंकि संयोजकता से बन रही है इसीलिए कहते हैं संयोजी, और जो नया चीज़ बन रहा है उसको यौगिक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वैद्युत संयोजी यौगिक। अब धनायन एवं ऋणायन का नाम बताओ। तो भैया जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड था NaCl, सोडियम प्लस था Cl माइनस था, ऐसे ही हमारे पास MgCl था, तो Mg पे 2 प्लस था, Cl पे 1 माइनस था, तो ये हमारा धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया, ये भी धनायन हो गया, ये भी ऋणायन हो गया। ये चीज़ें समझ में आ गई। कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, जो भी हमारे पास आयनिक यौगिक बने हैं उनके क्या गुणधर्म हैं इसको डिस्कस करो। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को हमको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि यह आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 3.13 है। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। कह रहा है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है पहले देख लीजिए, मतलब इसको रिएक्शन कराने से पहले इनकी भौतिक अवस्था को चेक कर लेना है। धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए। देखो स्पैचुला क्या होता है? ये चम्मच रुमा होता है लेकिन ये धातु की बनी होती है। ठीक है, नमूने लीजिए, इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए। अन्य नमूने के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। आपने क्या देखा? ये नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं। क्या यौगिक पिघलते हैं? यानी कि पहले तो ज्वाला पर रंग बदला वो बताना है, फिर यौगिक पिघला कि नहीं ये भी बताना है। नमूने को पहले जल में, फिर पेट्रोल में, फिर कैरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए। क्या ये घुलनशील है ये भी बताना है। फिर कह रहा है कि जो 3.1 था उसकी तरह परिपथ बनाइए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार अन्य लवण के नमूने की भी जांच करिए, मतलब कि जो हमारा नमूना है उसको इसमें डाल के चेक करना है कि क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष लगाएंगे? और जो भी यौगिक हमने लिया है, अब जो पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज़ें आएंगी उसको हमको अंत में बताना है। ठीक है, तो उसके लिए आप पूरा अरेंजमेंट ये समझ लीजिए। हमने क्या किया है, धातु की स्पैचुला लिया है और जो भी चीज़ कहा गया था जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, इसको इसमें डाल के गर्म करना है, देखना है कि रंग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। फिर अंत में क्या करना है, ऐसा एक अरेंजमेंट लेना है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखा गया है, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया गया है और दूसरे टर्मिनल को एक बल्ब के साथ जोड़ा गया है। अगर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब जल जाएगा, अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। और बेसिकली जो चीज़ें घुलती हैं, याद कर लीजिए, जो भी चीज़ें विलयन में घुलती हैं घुलने पर ही आयंस बनाती हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन। और जैसे ही धनायन और ऋणायन बनेगा वो बल्ब जल जाएगा, यानी जो चीज़ घुलनशील होगा उसी में बल्ब जलेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले भौतिक अवस्था कहा था, तो भौतिक अवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। तो देखो जो सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है या फिर बेरियम क्लोराइड होता है, ये सभी जो हैं वो कमरे के तापमान में ठोस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। और इनका ये क्रिस्टलीय रूप भी होता है, तो ध्यान देना, ठोस अवस्था और क्रिस्टलीय रूप। फिर कह रहा है कि लवणों को गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो देखो जब सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो यह लव कोई रंग नहीं देता है। ध्यान देना, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक कोई रंग नहीं देता। जाहिर सी बात है, आप रूम में आपने बर्नर पे भी गर्म किया होगा, सोडियम क्लोराइड कोई रंग नहीं देता, लेकिन उच्च तापमान पर पिघल सकता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे क्या करेगा? पिघलेगा। अब किस तापमान पे पिघलेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड है यानी कि Ki है, यह लौ बैगनी या जामुनी रंग का देता है। जब इसको गर्म करेंगे तो बैगनी या फिर जामुनी रंग का इसकी लौ बन लेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम का रंग ही क्या होता है? बैगनी या फिर जामुनी होता है। फिर आगे कह रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो इसका लौ हरा रंग देता है, जो कि बेरियम आयनों के कारण होता है, क्योंकि इसमें बेरियम आयन होता है, इसीलिए क्या किस रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। अब आगे कह रहा था कि क्या ये पिघलेगा? अगर हम इन यौगिकों को गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा। तो कह रहा है कि सीधा गर्म करने पर कुछ लवण जैसे कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड
इसका जब तापमान बहुत ज़्यादा देंगे तो ये पिघल सकता है। हालांकि हमारा बेरियम क्लोराइड भी अधिक तापमान पे पिघलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ेगी ये तभी पिघलेंगे, वरना वैसे नहीं पिघलेंगे। फिर कह रहा है कि विभिन्न विलयकों में घुलनशीलता की इसकी जाँच करिए। जैसे पानी में क्या घुलनशील है, पेट्रोल में क्या घुलनशील है, केरोसिन में क्या घुलनशील है। तो देखो पानी में घुलनशीलता की बात करें तो आपको ये तो पता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको साधारण नमक कहते हैं, ये घुलना शुरू करता है। ऐसे ही हमारा पोटेशियम आयोडाइड भी और बेरियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। यह दर्शाता है कि वे क्या हैं, आयनिक यौगिक हैं। और जो पानी में घुलेगा, पानी में तब विद्युत धारा इजिली क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। ये याद रखिएगा पॉइंट। पेट्रोल में कह रहा है कोई भी लवण पेट्रोल में नहीं घुलता। याद रखिएगा, कोई भी लवण हो कि कोई भी लवण है पेट्रोल में नहीं घुलता, क्योंकि आयनिक यौगिक सामान्यतः गैर ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते। क्योंकि पेट्रोल ध्रुवों में नहीं बदलता। देखो पानी था, पानी में क्यों घुल गया, क्योंकि पानी H2O है और ये H प्लस और O माइनस होता है, ठीक है। तो इसका भी क्या है, आयन, ये खुद आयन में बदल सकते हैं। लेकिन पेट्रोल ये आयनों के रूप में नहीं बदल सकता, यानी कि इनका ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। देखो आयनों में बदलने का मतलब है ध्रुवों में बदलना, आयनीकरण करने का मतलब इनका ध्रुवीकरण हो जाना। तो चूंकि पेट्रोल का ध्रुवीकरण नहीं होता, इसीलिए कोई भी लवण इसमें नहीं घुलता। केरोसिन के बारे में बात करते हैं तो पेट्रोल की तरह इसका भी ध्रुवीकरण नहीं होता, यानी इसको भी प्लस और माइनस में नहीं बदल सकते, इसीलिए इसमें भी कोई लवण नहीं घुलता, ठीक है। अब चलते हैं चालकता के बारे में, यानी कि अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा। देखो आगे लिखा है, जब इलेक्ट्रोड को लवण के घोल जैसे कि पानी में घुला हो डाला जाता है तो घोल में विद्युत का संचार होता है। अभी हमने बताया कि जिसमें घुल जाएगा उसमें विद्युत धारा इजिली प्रवाहित हो सकती है। क्यों, क्योंकि धनायन और ऋणायन मिलेंगे, और जैसे धनायन और ऋणायन मिलेंगे तो धन वाला ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और ऋण वाला धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो जाएगी। अन्य लवण के घोल जैसे कि हमने पेट्रोल और वो लिया था, चूंकि वो घुलेगा ही नहीं, तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड भी इसी प्रकार विद्युत संचार करेंगे। चूंकि पानी में घुलेंगे तो करेंगे, पेट्रोल और केरोसिन में ये नहीं करेंगे, जिससे उनके आयनिक स्वभाव की पुष्टि होती है। चलो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, तो इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला कि जितने भी लवण होते हैं वो आयनिक यौगिक हैं, ये पानी में घुल सकते हैं और इनके घोल में क्या होती है, विद्युत का संचार होता है, यानी विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित हो सकती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आयनों में विघटित, ये आयंस में विघटित हो सकते हैं। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं या फिर जितने भी लवण हैं वो आयनों में क्या हो सकते हैं, विघटित हो सकते हैं। ये यौगिक गैर ध्रुवीय विलायकों जैसे पेट्रोल और केरोसिन नहीं घुलते और गर्म करने पर लौ को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि बैगनी रंग का एक हो गया था, एक हरा रंग का हो गया। पोटेशियम बैगनी रंग का दिया था और हमारा बेरियम जो है वो हरे रंग की लौ दे रहा था। तो गर्म करने पर विशिष्ट लौ भी प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि उस एक्सपेरिमेंट का आपको पूरा का पूरा आंसर मिल गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ देखो, ये जो हमने यौगिक पढ़ा था ना, अभी हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, फिर लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इन सभी का गलनांक दिया हुआ है कि किस तापमान पे गलेगा। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो 1074 केल्विन पे गलेगा, ये ध्यान देना केल्विन में है। फिर हमारा क्वथनांक के बारे में बात हो रही है, क्वथनांक यानी कि जमना, तो ये हमारा 1686 केल्विन पे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, अगर इसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 घटाना पड़ेगा। तो ये किस में बदल जाएगा, ये हमारा डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। तो जो हमारा बेरियम क्लोराइड था ना, इसको गर्म करने के लिए, पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है, करीब करीब 896 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर इसको केल्विन में बदलोगे तो इसमें 273 ऐड कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, करीब करीब 1200 तापमान हो जाएगा, ठीक है। तब उस पर जाके ये पिघलना शुरू करता है। अब देखो इसके आधार पे भौतिक प्रवृत्ति कैसी होगी, हमारे धातुओं और अधातु जो रिएक्शन करती हैं उनकी भौतिक प्रवृत्तियों के बारे में देख लेते हैं। जो हमारे पास गुणधर्म आएगा, कह रहे कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। देखो जो भी हम रिएक्शन कराएंगे तो धन और ऋण दोनों चूंकि उपस्थित होता है तो उनके बीच में कौन सा बंध होगा, मजबूत बंध बनेगा। और ये आकर्षण होता है, क्यों, क्योंकि एक धन एक ऋण है तो ये इसको भी खींचेगा और ये इसको भी खींचेगा। तो मजबूत आकर्षण बल के कारण जो आयनिक यौगिक होंगे वो ठोस एवं कठोर होंगे।
ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, मतलब इन पे ज़्यादा अगर दबाव डालेंगे तो ये टूट सकता है, तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये तो हो गया हमारा भौतिक प्रवृत्ति। गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक भी अधिक होगा और क्वथनांक, जैसे ऊपर की हमने श्रेणी में देखा था, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी। जैसे प्लस और माइनस क्या होगा, ये बहुत मजबूत से बनेंगे और जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ऊर्जा की जरूरत पड़ने के कारण इसको गलाने में भी बहुत ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। घुलनशीलता हमने देखा कि वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कैरोसिन तथा पेट्रोल आदि में विलयन में ये अविलेय होते हैं, यानी कि जल में तो घुलेगा लेकिन कैरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं घुलेगा। विद्युत की चालकता, कह रहा है कि किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। जैसे प्लस और माइनस बना तो प्लस और माइनस जैसे घूम पाएगा, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा विद्युत उसमें से संचालित होगी। तो इसके लिए गतिशीलता आवश्यक है, किसकी, आयनों की। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन्स उपस्थित होते हैं। जब विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर गमन करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया प्लस और माइनस बना और हमारा केटायन है, हमारा ऋणायन है, तो केटायन हमारा चूंकि प्लस है तो इसके पास माइनस वाला आएगा, और हमारा एनायन माइनस है तो इसके पास प्लस वाला जाएगा। तो विपरीत आवेश देख रहे हो ना, विपरीत आवेश जा रहा है, प्लस के पास माइनस जा रहा है, माइनस के पास प्लस जा रहा है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं। विद्युत का चालन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्लस माइनस आपस में पहले से ही बंद बनाए हुए हैं। जब पहले से बंद बनाया है तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें से धारा नहीं बहेगी, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। ध्यान देना है, गति के कारण ही विद्युत संचालित होती है, अगर गति नहीं होगी तो विद्युत धारा संचालित नहीं होगी। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयन्स के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण उत्पन्न होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये वाला प्रश्न भी इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है, तो यही मैं लिख देता हूँ। हमारे पास सोडियम है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 1। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो बस ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फिर कह रहा है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 8 को अगर बांटना चाहोगे तो पहले में 2 बटेगा और दूसरे में 4 बटेगा। तो ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो इसके पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12। 12 को अगर बांटोगे आप तो पहले में 2 बटेगा, फिर 8 बटेगा, फिर 2 बटेगा। तो बाहरी कक्षा में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दिखाइए। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा कहा है, तो हमको ये पता है कि सोडियम जो है इसके पास 1 प्लस होता है, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस होता है। तो ऑक्सीजन के पास 2 माइनस होने का मतलब है कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, और सोडियम के पास 1 ही है। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु से बता देता हूँ। जैसे हमारे पास सोडियम है, इसके बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन है, इसको 2 की जरूरत है। 2 की जरूरत कहने का मतलब है बाहरी कक्षा में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉस में मैं बना देता हूँ। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन अभी भी 1 की जगह खाली है, तो हमको एक और सोडियम लेना पड़ेगा और ये यहाँ का यहाँ चला जाएगा। तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? ऐसे ही MgO है, तो हमको ये पता है कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ से 1 चला जाएगा और यहाँ से 1 चला जाएगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? MgO बना लेंगे। तो ये था हमारा Na2O और MgO के निर्माण की संरचना।
अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो भैया आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच में जो हमारा विद्युत संयोजी जो बंध होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और जो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए वो मजबूत होते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, कह रहे हैं कि आयनिक बंध Na2 और MgO में धात्विक आयन जैसे Na+ और Mg2+ अधात्विक आयन जैसे O- के बीच मजबूत विद्युत स्थैतिक भी कह सकते हैं इसको, आकर्षण बंध होता है, और इसके कारण इनमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो तोड़ना भी तो उनको उतना ही मुश्किल होगा, इसीलिए ये जल्दी गलते नहीं हैं, क्योंकि गलने के लिए आयंस अलग अलग होंगे, और आयंस अलग अलग होने का क्या मतलब है, ये बंध टूट रहा है, इसीलिए इनका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अच्छा, यहाँ क्रिस्टलीय संरचना भी दिया हुआ है। इन आयनों की व्यवस्था एक क्रिस्टलीय संरचना में होती है जहाँ आयनों के बीच आकर्षण की शक्तियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं। तो क्रिस्टलीय संरचना होने का कारण जटिलता बढ़ती है, और जितना ज़्यादा जटिल होगा ब्रेक होने में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे धातुओं की प्राप्ति, मतलब धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, हम लोग आज जो धातु देख रहे हैं वो कैसे बनता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।